मंजोत सर, ठीक है। चलो, स्पॉटलाइट हो गया, वो स्मार्ट बंदा स्पॉटलाइट हो गया। चलो गुड, बढ़िया है। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास देन। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, वेरी क्विकली पीरियोडिक टेबल को रिकॉल किया था इन द रेगुलर क्लास, ठीक है। फिर उसमें से गायब कर दिए थे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। इसके अंदर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए थे। कुछ पॉइंट्स इस तरीके से थे कि आपको मैंने बताया था कि पी ब्लॉक के अंदर सबसे पहले तो 6 ग्रुप्स होते हैं। देयर आर 6 ग्रुप्स इन द पी ब्लॉक। यस, व्हाई आर देयर 6 ग्रुप्स? वो मैंने आपको रीजन बताया था कि भाई पी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और उनके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट इज व्हाई देयर आर 6 ग्रुप्स, ठीक है। एंड आई विल टेक द पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट ओवर हियर। सो बी एक्टिव। जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, आई एम टेलिंग यू, उतना एक्टिवली तुम लोग एग्जाम में इन आंसर्स को रिकॉल कर पाओगे। सो मैंने आस्क अ क्वेश्चन, पुट अ रेज हैंड सिंबल। गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करो। द मोर यू स्पीक द मोर यू गोइंग टू रिमेंबर कि हाँ गलत बोला था सर ने, ये करेक्ट किया था। ओके, सो इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 6 ग्रुप्स। पहली चीज, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 6 ग्रुप्स। फिर दूसरा पॉइंट हमने आपको इसके अंदर दिया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक क्यों बोला जाता है, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द वैलेंस पी ऑर्बिटल। वैलेंस पी ऑर्बिटल, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इनका पी ऑर्बिटल के अंदर एंटर होता है। दैट्स द रीजन दे आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो यहां पर थी वो ये थी कि आपके ये जितने भी ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को नाम दिया गया है विद द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। बोरॉन ग्रुप को बोरॉन फैमिली, कार्बन ग्रुप को कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन को फ्लोरीन फैमिली, नियॉन को नियॉन फैमिली बोला जाता है, ठीक है। सो ईच ग्रुप इज नेम्ड बाय द फर्स्ट मेंबर। इसके अलावा कुछ स्पेशल नेम्स हैं, कुछ ग्रुप्स के स्पेशल नेम्स हैं, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 15th ग्रुप को हम लोग निकोजेंस बोलते हैं, दीज आर नोन एज निकोजेंस। 16th ग्रुप को हम लोग चाल्कोजेंस बोलते हैं। 17th ग्रुप मैं नहीं बताऊंगा, 18th ग्रुप मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो चीज आप 8th स्टैंडर्ड से, जब से आपको पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस हुआ है तब से ये 17th और 18th ग्रुप तो आप तब से पढ़ते आ रहे हो। यस, माहिर मेरे को बताएगा 17th ग्रुप जो है उसको क्या बोला जाता है। माहिर, माहिर, बी क्विक, बी क्विक, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट, यस, एंड कीप योरसेल्फ अनम्यूट। यस ध्रुव, बहुत बढ़िया। निधि, वेरी नाइस। सी, डोंट वांट टू पार्टिसिपेट। चिन्मय, अनम्यूट। सर हैलोजन्स। हाँ बहुत बढ़िया। और 18 ग्रुप को 18 बच्चा, अच्छा नोबल नोबल। हाँ तेरे को पता है, मतलब मैं ऐसे किसी 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी बोलूंगा ना 18th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या होता है, यस तो वो भी आजकल यूट्यूब से पढ़ के बता देगा आपको कि इसको नोबल गैसेस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? 15th ग्रुप इज निकोजेंस, 16th ग्रुप चाल्कोजेंस, 17th ग्रुप हैलोजेंस, 18th ग्रुप नोबल गैसेस। तो ये है कुछ स्पेशल नेम्स, और ये नेम्स आपको याद रखने हैं बिकॉज इसके बेसिस पे 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। निकोजेंस, not nictogens, it's nicogens, PNICOGENS, निकोजेंस। ओके, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। परफेक्ट है। चलो, तो यही कुछ चीजें हैं जो आपको पी ब्लॉक के अंदर आकर्षित करेंगी। उसके अलावा पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। ऑल द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन दिस। और इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 में आप ये भी लिख सकते हैं कि यही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सॉलिड्स भी है, लिक्विड्स भी है और गैसेस भी है। यही है इस ग्रुप की खासियत, यही है इस ब्लॉक की खासियत। सॉरी, ग्रुप नहीं, ब्लॉक की खासियत यही है
कि इसके अंदर तीनों टाइप के एलिमेंट्स और तीनों टाइप के स्टेट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन की बात करूं गैसेस हैं, ब्रोमीन की बात करूं लिक्विड, आयोडीन की बात करूं सॉलिड्स है। इसके अलावा गैसेस में आप देखोगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस हैं। कार्बन आपका सॉलिड फॉर्म में मिलता है। सो दीज आर फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब आपके सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। सो दिस इज व्हाट बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये कुछ बेसिक इंट्रो है, फटाफट से खत्म करेंगे इसको। और लास्ट पॉइंट के अंदर जो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड के अंदर पी ब्लॉक इंट्रोड्यूस करके आए हुए हैं अपने आप में, राइट। वहां पर हमने 13th ग्रुप और 14th ग्रुप के बारे में पढ़ा था। 13th ग्रुप कौन सा, ये, 14th ये, 15th ये, 16th ये, 17th ये और 18th ये। सो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। 13th 14th ग्रुप, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली हमने क्लास 11th में पढ़ा है, वहां पर भी काफी सारी चीजें आई थी। तो अगर आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स को जलाया नहीं है, फाड़ा नहीं है, तो 11th स्टैंडर्ड की नोटबुक्स जो मेरे साथ एटलीस्ट पढ़े हैं, उनको तो पी ब्लॉक बहुत डिटेल में करवाया था मैंने लास्ट ईयर, राइट। और वहीं से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो वहीं से रेडी हो गए थे कि भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, राइट। वो हमने क्लास 11th में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। सो दोज थिंग्स आर गोइंग टू हॉन्ट यू ओवर हियर। तो थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दूंगा यहाँ पर आज शील्डिंग और उसका, बट ऑब्वियसली डिटेलिंग तो नहीं हो पाएगा इतना। सो यू विल हैव टू आइदर वॉच द वीडियोस और you will have to basically bear with the ratification of this chapter, and that is where you people are at loss when you don't attend the classes in the regular classes। ठीक है, अभी भी तो कर रहे हो ऑनलाइन, अभी भी तो कर रहे हो ना ऑनलाइन, उस वक्त कर लिया होता तो ये इतना ट्रबल ही नहीं होता। और इस वक्त आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि यू आर एट अ वेरी वेरी क्रूशियल स्टेज ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, करेक्ट है। चलो, तो खड़ूस प्रोफेसर जी वो आपको कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं, जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए अभी के अभी, वही पॉइंट्स यहाँ पर है। वो खड़ूस प्रोफेसर का आना जरूरी है, क्योंकि मनजोत सर को सब लोग लाइटली लेना शुरू कर चुके हैं, मनजोत सर को कोई सुनता नहीं है, तो इनका आना जरूरी था। फिर मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर प्लीज कंसंट्रेट करिएगा कि अब आपका पी ब्लॉक जो है वो इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चों ने हमें रेगुलर क्लास में अटेंड नहीं किया है, उनके लिए जब भी आप डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इन ग्रुप्स को पढ़ने का एक ट्रेंड होता है, देयर इज अ ट्रेंड टू स्टडी दीज। और मेरे जितने भी वीडियोस हैं, स्लाइड्स हैं, वो सब इसी ट्रेंड में जाएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 8 years 9 years नाउ, where I have done these chapters again and again using different strategies, and past 4 years or 3 years I'm telling you, I'm using this strategy with the students and they are succeeding in getting marks। Not only board examinations वाले बच्चे, बट कंपेरेटिव वाले बच्चे भी आके मेरे को बोलते हैं कि सर ऑर्गेनिक जिस फ्लो में आप पढ़ाते हो ना, वो दिमाग में घुस जाता है उसी वक्त। ठीक है, तो प्लीज ये चीज को ध्यान में रखो। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। पहली चीज, यू हैव टू मेक योर नोट्स एंड यू हैव टू बिलीव इन योर नोट्स। जब तक वो नहीं करोगे, बिलीव इन योरसेल्फ नहीं करोगे जब तक, तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक आप टीचर्स पे ही डिपेंडेंट रहोगे, तब तक तो मर गए आप। इज दैट क्लियर? सो ग्रुप्स के अंदर घुसते ही ये चीज ध्यान रखना, सबसे पहले हम ग्रुप के इंट्रो के बारे में जानते हैं कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स हैं तो कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड्स है, ये हम बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई स्पेशल नेम है तो उसके बारे में बात करेंगे, और उस ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ पर भी बता देंगे और एटॉमिक प्रॉपर्टीज के अंदर भी बता देंगे। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स यू विल डू इन इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एनी ग्रुप। फिर हम लोग बात करते हैं उस ग्रुप के अबंडेंस एंड अकरेंस के बारे में। दिस इज द फ्लो यू हैव टू मेक योर नोट्स, और पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बनाओ। अननेसेसरी चीजों को मत लिखो। आज का लेक्चर अटेंड करने के बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना, मैं बता रहा हूं बहुत परेशानी होगी, दुखद, ऐसे दिल दुखेगा कि यार
क्यों ये क्यों एनसीईआरटी ऐसी क्यों है, राइट, स्पेसिफिकली फॉर दीज चैप्टर्स. सो अबंडेंस एंड अकरेंस के अंदर देयर आर फ्यू पॉइंट्स जिसके अंदर हमको एलिमेंट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं हमारे अराउंड, उनका अबंडेंस कितना है, उनका अकरेंस कैसा है, वो हम यहाँ पर बात करेंगे. नॉट सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर. जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी इस पार्ट में से वो मैं बताऊंगा आपको जब हम इस पे जाएंगे. फिर पॉइंट नंबर 3 के अंदर हम बात करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स के ऊपर. ठीक है. पॉइंट नंबर 4 में हम बात करेंगे इस ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब अगर मैं नाइट्रोजन ग्रुप की बात कर रहा हूं तो नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है, और इसके अलावा उनकी डेंसिटीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके ऊपर हम बात करेंगे. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज, दिस नॉट लास्ट, दिस नॉट लास्ट. इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी ग्रुप. यहां से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो यहां से उठते हैं. सो दैट इज व्हाई आई हैव पुट इट इन डिफरेंट कलर्स, सो दैट आप याद रखो कि केमिकल प्रॉपर्टीज सर बोल रहे थे इंपॉर्टेंट होगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसको मैं यहां पर ले आता हूं, एंड दैट इज नथिंग बट कंपाउंड्स, जनरल कंपाउंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप. ठीक है. तो अगर आप बेसिकली सीबीएसई में हो तो कुछ कंपाउंड सीबीएसई में उड़ा दिए गए हैं, और अगर आप गुजरात बोर्ड में हो तो वहां पर भी कुछ कंपाउंड्स उड़ा दिए गए हैं. सारे नहीं उड़ाए हैं लेकिन कुछ कंपाउंड्स उड़ाए हैं, और कुछ मिसमैच भी है. सीबीएसई में कुछ अलग उड़ाए हैं और गुजरात बोर्ड में कुछ अलग उड़ाए हैं. ठीक है. तो हमने जब रेगुलर क्लास में ये चीज पढ़ी है तो हमने दोनों को कवर कर लिया था. फॉर एग्जाम्पल जैसे अमोनिया जो है वो सीबीएसई के अंदर है लेकिन गुजरात बोर्ड में से निकाल दिया है, राइट. तो हमने सबको एनफोर्स किया था कि वो पढ़ेंगे. ऐसे ही H2SO4 जो है वो सीबीएसई में से निकाल दिया है लेकिन गुजरात बोर्ड में है, तो हमने वो भी पढ़ाया है, राइट. सो दिस इज व्हाट यू बेसिकली हैव टू अंडरस्टैंड. this is the flow of the chapter. If you make your notes this way, you are never going to feel this chapter as boring. और अगर आप लोगों ने रेगुलर क्लास में अटेंड कर लिया है तो बच्चे अब आपके नोट्स बन गए होने चाहिए थे. पी ब्लॉक के आपके नोट्स बन गए होने चाहिए थे. इफ इट इज मेड, बहुत बढ़िया. इफ इट इज नॉट मेड, आई वुड रिक्वेस्ट कि अब टाइम है, थोड़ा सा जो टाइम है उसको यूटिलाइज करो, एक्स्ट्रा एफर्ट डालो. 8 घंटे की बजाय 6 घंटे सो, और वो जो 2 घंटे एक्स्ट्रा निकलते हैं उसके अंदर अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालो. ठीक है. 90% लाना कोई आसान काम नहीं है. अगर आपको उस मुकाम पे पहुंचना, इफ यू वांट टू रीच टू दैट लेवल, you will have to understand these small things, that these small efforts are going to give you that success. फिर आपने अगर सोच ही लिया है, कि 70 में से 23 ही लाने हैं, तो फिर I cannot help it. If you have decided that, then I cannot help it. Is that okay? खुद एफर्ट डालो. जितना एफर्ट खुद डालोगे उतना ही ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. मैं तो ये थ्योरी 50 बार भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जब तक तुम खुद नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कोई काम नहीं आएगा. सो विद दिस गुड नोट, आई विल स्टार्ट विद द ग्रुप ओवर हियर. गोइंग बैक, ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके स्क्रीन पे आ रहा है, दैट इज एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ईच ग्रुप. ठीक है. कहने का मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो यहां पर इसकी बात कर रहा है कि भाई बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. ये अच्छा, नियॉन वाला पार्ट तो छोड़ ही दो, हम लोग तो फ्लोरीन तक ही देखेंगे. नियॉन वाला पार्ट छोड़ दो, नियॉन वाले पार्ट में कोई वो एक्सेप्शन नहीं है. यहां तक फ्लोरीन तक देखेंगे तो आप देखोगे कि भाई ये जो एलिमेंट्स हैं ये अपने ग्रुप के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज तो दिखाते हैं, दैट इज व्हाई दे आर इन दैट ग्रुप. लेकिन इसके अलावा दे शो सम प्रॉपर्टीज डिफरेंट एज वेल. तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन कॉज व्हाई दीज एलिमेंट्स दे शो. तो वो कॉज जो है वो मैं यहाँ पर आपको देने जा रहा हूं. कहीं पे भी किधर भी अगर आपका एनॉमलस बिहेवियर के ऊपर कमेंट करने के लिए आता है
तो आपका रीजन जो है वो इन्हीं 4 पॉइंट में से एक होगा। इन्हीं 4 पॉइंट में से एक होगा। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होता है इनका, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, और इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी है, मैंने आपको बताया हुआ ये, राइट। ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेसर देन सल्फर एंड क्लोरीन, यस। तो वहां पर ये एक्सेप्शन आता है कि इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाता है कंपेयर टू द पीरियड 3 एलिमेंट्स। एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, दैट इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहां पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहां से कैसे क्वेश्चंस उठ सकते हैं। I'll finish a small portion first and then I will take the questions as well, ठीक है, ताकि जो बच्चे मेरे साथ पढ़ के बैठे हुए हैं पी ब्लॉक, उनको भी ये चैप्टर बोरिंग ना लगे, और जो लोग पढ़े बिना बैठे हुए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कल के दिन से पहले आप कुछ वीडियोस तो देख ही लेना, नहीं तो पी ब्लॉक खत्म नहीं हो पाएगा। इट्स अ ह्यूज चैप्टर, चैप्टर ह्यूज है लेकिन है बहुत चिंदी चैप्टर, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट ईयर तक दिस वाज 8 मार्क्स चैप्टर, राइट, और इस साल तो 3 चैप्टर उड़ गए हैं। तो जब 3 चैप्टर उड़ गए हैं तो ये 8 का प्रोबेबली 10 मार्क्स हो ही जाएगा। सो जस्ट इमेजिन, पी ब्लॉक 10 मार्क्स, चिंदी चैप्टर, चिंदी क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो रोना निकलेगा कि अरे सर, this type of questions, right? So this is what you have to understand. So I'll keep giving the questions also in between, जहां पे, और कोशिश रखो कि मेरे नोट्स जो मैंने आपको दिए हुए हैं उसके बैक साइड पे मैंने कुछ 40-45 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, वो क्वेश्चंस अच्छे से लगा लो। दूसरा, एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज अच्छे से लगा लो, इन टेक्स्ट एज वेल एज एंड एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस लगा लो जितने भी सिलेबस में है, ठीक है, इस साल के लिए। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। इसके अलावा probably after your 15th March revision sessions are over, उसके बाद हम कुछ ऐसा ऑफलाइन सेशन रखेंगे फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस, ओनली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वहां पर, ठीक है। प्रीवियस 10 इयर्स मेरे कुछ क्वेश्चंस, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल वो कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, एंड व्हेन यू आंसर दोस क्वेश्चंस इन द क्लासेस ना, तो आपको वो चीजें अच्छे से याद रहती हैं। डन, चलो let's start with the nitrogen family. नाइट्रोजन फैमिली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आपको ध्यान रखनी है वो ये है मेरे प्यारे दोस्तों, कि ये जो एलिमेंट्स है ना ये आपको सीरीज में याद होने चाहिए। यू शुड रिमेंबर दैट दीज इन सीरीज। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, नाम याद रखो पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ लोगों को वो आदत होती है स्टेटमेंट्स बनाने की, मेरे को आदत नहीं है, बट कुछ कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनकी स्टेटमेंट्स याद रह जाती हैं, बट मैंने रेगुलर क्लास में नहीं दिया है, मैं यहां पर दे देता हूं कि भाई मैंने इसको कैसे याद किया था। नहीं, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको याद किया था, नहीं पसंद, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, ठीक है, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, ओके। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसके अलावा हाँ, some people have started giving the statements, yes you can do that। किसी ने दिया है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिज, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। तो यू कैन मेक, बहुत सारी स्टेटमेंट्स है मेरे दिमाग में जो है वो मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। मैं जनरली आई डोंट रिकमेंड मेकिंग दिस स्टेटमेंट्स, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही इतनी ज्यादा करो कि सीरीज में याद हो जाए, ऑटोमेटिकली सीरीज में याद हो जाए। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में आपको यहाँ पर लिखना है इंट्रोडक्शन के अंदर कि मुझे सीरीज याद करनी है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। और ध्यान देना, सीरीज में याद करना जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर अगर सीरीज याद होगी तो ही वो आंसर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, स्पेशल नेम ऑफ दिस ग्रुप इज निकोजेंस। क्यों निकोजेंस बोला जाता है? बिकॉज निको का मतलब होता है सफोकेटिंग,
इन एलिमेंट्स के जितने भी कंपाउंड्स आप देखोगे दे आर जनरली सफोकेटिंग एंड पॉइजनस, ठीक है, टॉक्सिक होते हैं वो। जैसे कि मैं बताऊं अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक होता है। इसके अलावा फॉस्फीन, याद है PH3, ये आपने पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फॉस्फीन PH3 वेरी टॉक्सिक इन नेचर। तो सफोकेटिंग, निको का मतलब होता है सफोकेटिंग, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशल नेम फॉर नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली इज आल्सो नोन एज डैश, ऐसा करके ABCD ऑप्शंस दे देगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 के अंदर आपको ये ध्यान देना है कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो है वो यहाँ पर नॉन मेटल्स है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी जो है वो यहाँ पर मेटलॉइड्स हैं, और बिस्मथ जो है वो यहाँ पर मेटल है, ठीक है। आर्सेनिक एंड एंटीमनी जो है वो मेटलॉइड्स हैं और आपका क्या मेरे प्यारे दोस्तों, बिस्मथ जो है वो आपका इज मेटल, ये ध्यान देना है। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, वो सबको पता है, यस, एंड दैट यू कैन सी आल्सो ओवर हियर। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 ऑफ इंट्रो के अंदर मैं आपको बता दूं, आपको इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स भी याद रखने हैं। यू हैव टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर्स एज वेल। और उसके लिए मैंने आपको एक सुपर ट्रिक दिया हुआ है क्लासरूम के अंदर, मैंने आपको एक सुपर ट्रिक दिया था कि आपको सिर्फ नाइट्रोजन का याद करना है, सिर्फ नाइट्रोजन का, यस। एंड उसके बाद यस करण खत्तर, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग। मैंने वहां बताया था 8 यहाँ पर 8, फिर उसके बाद 18, फिर 18, फिर 32, ठीक है। सो 8 18 18 32, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। एज जैसे आप फोन नंबर याद करते हो ना, वैसे ही 8 18 18 32 ये ऐड करते जाना है आपको। अब देखो, अगर आपको सीरीज में याद है तो पहला ही पार्ट आ गया कि एटॉमिक नंबर्स आपको सारे याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन का याद करो एंड डाउन द ग्रुप ऐड 8 18 18 32 and your atomic numbers are ready. So this is basically the introduction to the group P block. नाइट्रोजन फैमिली हमने स्टार्ट कर लिया है एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रो में से मैंने आपको बता दिया, पॉइंट नंबर 2 में से क्वेश्चन आ सकता है अगर आएगा तो, बाकी और कोई भी पॉइंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िएगा, जहां पर इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, करेक्ट है, इजी है। चलो आगे देखें। फिर बात आती है अबंडेंस ऑकरेंस की, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ। मैं फटाफट से पॉइंट्स ले आता हूं, आई डोंट वांट टू वेस्ट मच टाइम ऑन दिस बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो भी पार्ट आएगा वो यहां से आएगा, देखो ये एक पार्ट एंड ये वाला एक पार्ट, these are the two parts where I am expecting अगर क्वेश्चन आएगा तो abundance occurrence में से ये आएगा, करेक्ट। परफेक्ट है, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो नाइट्रेट, जो आपका नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है अर्थ क्रस्ट में, और वो दो नाइट्रेट मिनरल्स हैं, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट, जिसमें सोडियम नाइट्रेट का एक कॉमन नेम है सोडा नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट को हम बोलते हैं नाइट्रेट, ठीक है। उसको हम इंडियन सॉल्टपेत्रे भी बोलते हैं और उसको हम चिली सॉल्टपेत्रे भी बोलते हैं। सो ये चीज ध्यान रखना। फॉस्फोरस का जो ये नीचे मैंने लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस की जो मिनरल फैमिली है ना, उसको एक कॉमन नेम से बोला जाता है और उस कॉमन नेम का नाम है एपेटाइट। दिस इज नोन एज एपेटाइट, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको एकदम 100% बढ़िया से ध्यान रखनी है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिनका पूछे जाने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि वो ना किसी और चैप्टर के साथ रिलेटेड भी है। जैसे कि वो ऐसा पूछता है कि भाई आपका जो फॉस्फोरस है उसका ह्यूमन बॉडी में कहाँ एग्जिस्टेंस है। यस, ह्यूमन बॉडी में भी हमारा फॉस्फोरस का एग्जिस्टेंस होता है। तो वो आप लिखिएगा कि 60%
of your teeth is made up of phosphorus. 60% of your teeth is made up of phosphorus. करेक्ट. इसके अलावा आप देखोगे कि ह्यूमन बॉडी में डीएनए एंड आरएनए पढ़ा है ना बायोमोलिक्यूल्स में, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज पढ़ा है ना वहां पर. सो बस वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज फॉस्फोरस की वजह से ही होता है. सो ये चीज है वो जो चीज आपको ध्यान रखनी है. इज दैट परफेक्ट? श्योर. ओके. फिर इसके अलावा फॉस्फोरस आपको मिलेगा ज्यादातर एग्स एंड मिल्क के अंदर. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं. एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, परफेक्ट. फिर आपकी एनसीईआरटी में ना एक छोटा सा फुल फॉर्म दिया हुआ है, एटीपी एंड एडीपी. एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एडीपी इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ये भी आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर ही होते हैं. ओके, जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एनर्जी रिलीज करते हैं. दे हेल्प प्रोड्यूस एनर्जी इन योर बॉडी. ठीक है, तो एटीपी एंड एडीपी ये कई बार फुल फॉर्म के फॉर्म में आ जाता है. एमसीक्यू में फुल फॉर्म के फॉर्म में आ जाएगा. व्हाट डज एटीपी स्टैंड्स फॉर या व्हाट डज एडीपी स्टैंड्स फॉर? So ATP stands for adenosine triphosphate, ADP stands for adenosine diphosphate. ठीक है, पहला जो A है that is adenosine triphosphate diphosphate. ये ध्यान देना. करेक्ट है? श्योर है? 100% है? Did you write it down? पक्का? ओके. छोटी सी चीज यहां पर लिखिएगा ये वाले पार्ट के अंदर, ये वाले पार्ट में. और ये इस साल के शायद सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन है, या मैंने कहीं तो देखा ये क्वेश्चन, कहीं तो देखा मैंने. ये X की जगह पे आपके पास यहाँ पर फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, Cl आ सकता है और OH माइनस आ सकता है. ठीक है, उसके बेसिस पे इसके कुछ स्पेशल नेम्स हैं. वो जो है वो चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है. सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये वाला पार्ट जो है वो बढ़िया से लिख डालें. दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट. करेक्ट. और वो मैं आपको 17 ग्रुप में जाके भी बताऊंगा, या चलो यहीं पे बता देते हैं. अगर X की जगह पे फ्लोरीन आ जाता है तो उसको हम फ्लोरा एपेटाइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फ्लोरो एपेटाइट. ऐसे ही क्लोरीन आ जाए तो क्लोरो एपेटाइट बोलते हैं. दिस इज नोन एज क्लोरो एपेटाइट. करेक्ट. और OH माइनस आ जाए तो कैन एनीबॉडी गिव मी द आंसर? OH माइनस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी. राइट, दिस इज नोन एज हाइड्रोक्साइड आयन. तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट. दिस इज नोन एज हाइड्रोक्सी एपेटाइट. तो ये चीज बहुत छोटी सी है, बट अगेन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस अमेजिंग तरीके से यहां से बनाए जा सकते हैं. So this is what is basically abundance and occurrence का पूरा कच्चा चिट्ठा नाइट्रोजन फैमिली का आपकी स्क्रीन के ऊपर है. हाँ, ये भी जरूर एक छोटा सा फैक्ट लिख लेना. फॉस्फोरस वाज द फर्स्ट एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड. 118 एलिमेंट्स में से फॉस्फोरस को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था. So this is what you have to remember. ठीक है. So with this good note, abundance occurrence पहला पड़ाव इंट्रो था एक ग्रुप का. दूसरा पड़ाव था अबंडेंस एंड ऑकरेंस, वो यहाँ पर खत्म हो चुका है. अब हम तीसरे पड़ाव की तरफ चल रहे हैं जहां हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज और उसके ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे. तो अब धीरे धीरे देखो, मैं आपको यहाँ पर धीरे धीरे क्वेश्चंस भी देना शुरू कर चुका हूँ. मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से क्वेश्चंस अबंडेंस ऑकरेंस वाले पार्ट में से आ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया. राइट. तो जिन लोगों ने लिख लिया है गुड, जिन्होंने नहीं लिखा है वो अभी भी फंसे होंगे. करेक्ट. पक्का. चलो, सो लेट्स मूव. ट्रेंड्स इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन फैमिली, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द फर्स्ट पार्ट. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा. यहां पर इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP3. NS2NP3. तो अगर आप देख पा रहे हो तो इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5. और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस.
विद NH2NP3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना एक छोटी सी चीज जो आपको तंग कर सकती है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, मैं पहले कॉन्फ़िगरेशन लेके आता हूं स्क्रीन पे। दिख रहा है सबको? कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है? अब कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो छोटी सी बात है। जिन लोगों ने मेरे साथ अटेंड किया है उनको पता है कि भाई सर आपका वो सुपर ट्रिक हमारे पास है, राइट? SS, PS, DPS, DPS, FDPS। तो सर कॉन्फ़िगरेशन लिखने के क्वेश्चंस तो हम ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर डालेंगे। बट यहाँ पर जो छोटी सी चीज आपको समझनी है ना, वो मैं आपको समझा देता हूं, बिकॉज उसी के बेसिस पे आगे की कहानियां जो है वो उसी के बेसिस पे है। देखो, आप अगर पहले दो एलिमेंट्स की बात करो, फर्स्ट टू एलिमेंट्स की बात करो, तो क्या आप यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि आपका अगर वैलेंस शेल को मैं थोड़ी देर के लिए निकाल दूं, इफ आई जस्ट रिमूव द वैलेंस शेल, फॉरगेट अबाउट कि ये वैलेंस शेल यहां पर है, अगर मैं वैलेंस शेल को निकाल दूं, तो क्या आपको दिख रहा है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो इनर कोर है, मेरी लैंग्वेज को ध्यान से सुनिएगा, जो इनर कोर है, द इनर कोर ऑफ द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इज ऑफ नोबल गैस ओनली। यस, देखो पहले वाले में हीलियम है, दूसरे वाले में नियॉन है, दिख रहा है ना? लेकिन जैसे ही मैं आर्सेनिक और एंटीमनी पे जाता हूं, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। अब अगर आप वैलेंस शेल को थोड़ी देर के लिए गायब करो, तो आपको यहां पर दिख रहा है कि इनर कोर में नोबल गैस तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ डी के 10 इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, दिख रहा है? सो इनर कोर इज ऑफ नोबल गैस प्लस 10 डी इलेक्ट्रॉन्स। 100% क्लियर है ये चीज? सबको क्लियर है? देखो, कुछ चीजें जो है वो रिवीजन क्लास के अंदर ही हम बताते हैं, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट रिवीजन क्लास में बने। ये मैंने ऑनलाइन क्लास में नहीं बताया है, मैंने रेगुलर क्लास में ये चीज नहीं बताई है, वो मैं यहां बताता हूं हमेशा रिवीजन क्लास में। सो नोबल गैस प्लस 10 डी इलेक्ट्रॉन्स, यस। और अगर आप बिस्मथ में जाएंगे तो क्या कुछ ऑब्जर्व हो रहा है? आप आर यू एबल टू ऑब्जर्व नाउ? कोई बता सकता है मेरे को? अगर मैं ये वैलेंस शेल हटा दूं, तो मेरा इनर कोर किस किस चीज से बना हुआ है? व्हाट इज द इनर कोर मेड अप ऑफ? नोबल गैस तो है ही, जेनॉन तो दिख रहा है, सो नोबल गैस तो है ही। वेरी नाइस ध्रुव, वेरी नाइस करण, रोशनी, बहुत बढ़िया निधि। तो मेरे पास है नोबल गैस प्लस 14 F इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 D इलेक्ट्रॉन्स, दिख रहा है ना? सो आई हैव नोबल गैस प्लस 14 F इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 D इलेक्ट्रॉन्स। और ये इनर कोर ही है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बुलबुलों, ये इनर कोर ही है जो पी ब्लॉक के अंदर आपको तंग करने वाला है। करेक्ट है? जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल यहीं पे समझा रहा हूं, इसके बाद मैं पूरे चैप्टर में कहीं पे नहीं समझाऊंगा, सो कंसंट्रेट ऑन द स्क्रीन। मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं नाइट्रोजन का, या चलो मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं फास्फोरस का, और उसी के लास्ट एलिमेंट बिस्मथ का। अब अगर आप फास्फोरस में देखोगे, तो अभी अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन में देखा था, फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा था कि दैट वाज बेसिकली नियॉन 3s2 3p3 था ना? दैट वाज नियॉन 3s2 3p3। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर नोबल गैस कोर है, देयर इज अ नोबल गैस कोर, और नोबल गैस कोर के अंदर मेरे पास यहां पर 2s2 2p6 एंड 1s2 भी था। तो यहां पर आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? यहां पर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो इनर कोर है ना, इसका न्यूक्लियस जो है, ये वैलेंस शेल को अट्रैक्ट तो कर रहा है अपनी तरफ, तभी तो वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन उसके साथ होल्ड पे है। लेकिन जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर लगा रहा है, तो वो ये ऑब्जर्व करता है कि उसका जो इनर कोर है वो भी काफी कंसंट्रेटेड कोर है। क्या है वो? कंसंट्रेटेड कोर है। तो उसकी वजह से अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन आता है। क्या आता है? बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग। क्या बोलते हैं? शील्डिंग। So due to the inner core being S and P subshell, अंदर से जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है फास्फोरस में या नाइट्रोजन में भी, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो बहुत तगड़ा है। करेक्ट? यस। एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट अगेन,
किसी ने पूछा है कि सर पॉइंट एक्सप्लेन करिए, मैं ये बोल रहा हूं कि ये न्यूक्लियस है, ये फास्फोरस का वैलेंस शेल है, ये न्यूक्लियस जो है फास्फोरस के वैलेंस शेल के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए हुए है, राइट। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका इनर कोर है जिसके अंदर मेरे पास 2s2 2p6 है, राइट। s और p ऑर्बिटल्स जो होते हैं, p सबशेल्स, s और p सबशेल्स जो होते हैं, दे आर वेरी कंसंट्रेटेड। s का शेप जो है स्फेरिकल होता है, s का शेप जो है वो स्फेरिकल होता है। अच्छा चलो, इस पॉइंट को मैं और अच्छे से समझाता हूँ, इस पॉइंट को मैं और अच्छे से समझाता हूँ। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। सब लोग यहाँ पर अहमदाबाद के हैं, सबको जीएमडीसी ग्राउंड पता है, एवरीवन नोज जीएमडीसी ग्राउंड, गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड। अब देखो, मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दिया, अभी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया कि बेटा कोहिनूर हीरे को गुजरात कन्वेंशन ग्राउंड के अंदर रखा जा रहा है। कोहिनूर हीरा, उसको हम गुजरात कन्वेंशन ग्राउंड में रख रहे हैं। बट बाय द टाइम आई गिव यू दिस न्यूज, ये न्यूज पूरे के पूरे अहमदाबाद में फैल चुका था। तो जब तक आप गुजरात कन्वेंशन ग्राउंड पे पहुंचोगे, उससे पहले दुनिया भर की पब्लिक आ चुकी होगी, आई होगी कि नहीं आई होगी। तो मुझे बताओ कि ये आपका हीरा है जिसको मैं न्यूक्लियस के फॉर्म में यहां पर एनालॉजी दे रहा हूं। न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिंग, राइट, द इलेक्ट्रॉन्स। कोहिनूर हीरा वाज अट्रैक्टिंग यू, लेकिन बिफोर यू कुड रीच there were a lot of people who were already there around that हीरा। तो मुझे बताओ चिन्मय शाह, मुझे बताओ क्या आप यहां से अंदर जा पाओगे हीरे को देखने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक इतनी कंसंट्रेटेड है कि अगर आप जाने की ऊपर से कोशिश करोगे तो कोनी यहां से पड़ेगी, कोनी यहां से पड़ेगी, या घुटना पड़ेगा कि चल भाई निकल यहां से, पहले हमें देखने दे। So that is basically what I'm talking about, is the force of repulsion. From the inner core, you are the outer core, right? You are the valence इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंदर घुसना चाह रहा है, न्यूक्लियस के पास जाना चाह रहा है, लेकिन अंदर वाला जो कोर है वो इतना कंसंट्रेटेड है कि वो उसको फोर्स ऑफ रिपल्शन दे रहा है। लेकिन जस्ट इमेजिन ये कोहिनूर हीरे की न्यूज आपको सबसे पहले मिली, सबसे पहले आपको मिली। तो बेसिकली जब आप ग्राउंड पे पहुंचोगे तो मेरे ख्याल से एक या दो या मैक्सिमम 3 लोग वहां पर होंगे, बिकॉज आपके पास ये न्यूज सबसे पहले आई है। तो माहिर ठक्कर, मुझे बताओ क्या आप बड़े आराम से अब अंदर जा पाओगे? यस। व्हाई? बिकॉज यहां पर जो पब्लिक है वो कंसंट्रेटेड नहीं है, वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? डिफ्यूज्ड है, इट्स डिफ्यूज्ड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि s और p ऑर्बिटल जो है दे आर वेरी कंसंट्रेटेड ऑर्बिटल्स, और d एंड f जो है दे आर वेरी वेरी डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स, दे आर वेरी वेरी डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स। ये जो चीज है वो आपको ध्यान रखनी है। बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ s and p they are concentrated, because of the shape of d and f they are diffused. That is why the force of repulsion given by d and f, the force of repulsion given by d and f is very very weak, बहुत ही weak है, whereas force of repulsion given by s and p is very very strong. तो अगर इनर कोर, वैलेंस शेल के इनर कोर में अगर s और p ऑर्बिटल है तो अंदर से फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। इस फोर्स ऑफ रिपल्शन को ही हमने बोला शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोला? शील्डिंग इफेक्ट। सो इफ यू टॉक अबाउट नाइट्रोजन, इफ यू टॉक अबाउट फॉस्फोरस, द शील्डिंग इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग शील्डिंग। स्ट्रॉन्ग शील्डिंग मतलब अंदर से फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है, अंदर से फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है। इतना समझ में आया? क्लियर है ये चीज? लेकिन जैसे ही हम नीचे जाते हैं, फॉस्फोरस से नीचे वाले एलिमेंट पे जाते हैं, तो मैं वापस जाके फिर आता हूं। ये फॉस्फोरस, इसको क्लियर करूं यहाँ पर। अब आप देखो आर्सेनिक एंटीमनी के अंदर अगर आप देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर इनर कोर में नोबल गैस तो था, लेकिन उसके साथ साथ 10d इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस शेल के लिए जो इनर कोर है वो अब नोबल गैस नहीं है, वो अब कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? 10d इलेक्ट्रॉन्स है। तो भाई साहब, आर्सेनिक और एंटीमनी का जो न्यूक्लियस है वो भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए हुए है वैलेंस शेल के ऊपर, और यहां से अंदर से जो फोर्स ऑफ रिपल्शन मिलना चाहिए वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज ये 10d इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। तो होता क्या है, यहां पर ये फोर्स ऑफ रिपल्शन हल्का सा वीक होने की वजह से
आपका ये जो वैलेंस शेल है ना, इसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड जो है, न्यूक्लियस होल्ड इंक्रीज हो जाता है. न्यूक्लियस का होल्ड ऑन द वैलेंस शेल इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ रिपल्शन गिवन बाय डी इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट है, कोई दिक्कत? 100%. चलो बहुत बढ़िया. ऐसे ही फिर हम जब और नीचे जाते हैं, वी टॉक अबाउट बिस्मथ. तो बिस्मथ के अंदर वैलेंस शेल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन उसके अंदर D10D भी थे और फिर 14F भी आ गए. D तो वीक था ही, F तो और भी वीक शील्डिंग करता है, और भी वीक फोर्स ऑफ रिपल्शन है. तो बिस्मथ के वैलेंस शेल के ऊपर बिस्मथ के न्यूक्लियस का होल्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ये चीज जो है वो आपको समझनी है. इज दैट क्लियर? This is what you have to understand and this is what you have to put it in your mind कि down the group P ब्लॉक के अंदर जब हम बात करते हैं तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, what you are expecting the hold on the valence shell, उस एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा. वैल्यू जो है प्रैक्टिकली थोड़ा सा ज्यादा आएगा. और इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. वो क्या होते हैं वो तो धीरे धीरे एक एक करके हम पढ़ेंगे अभी. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फिलिंग ऑफ डी एंड एफ सबशेल की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. लेकिन ये चीज क्लियर हुई सबको? इज दिस क्लियर? गिव मी अ हार्ट सिंबल इफ दिस पॉइंट इज क्लियर. परफेक्ट है, 100% है. चलो, थैंक यू फॉर योर हार्ट्स. नाउ योर हार्ट्स आर इन माय कंट्रोल. तो अब मैं आपको कहीं पे भी हार्ट अटैक दे सकता हूं, कहीं पे भी हार्ट को रोक सकता हूं. ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर हार्ट्स. चलो यहां पर चलते हैं. लेट्स गो अहेड. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है. यहां पर एक छोटा सा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, कि इनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, बट आप ये भी देख पा रहे हो कि ये लोग अपने ऑक्टेट से 3 इलेक्ट्रॉन ही दूर हैं. They are only 3 electrons away from their octet. ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर लिख लेना कि octet completion is only 3 electrons away. और आपको याद होगा, मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, an atom or an element, whatever electron it loses, shares or gains to achieve its octet, उसको हम लोग उसकी वैलेंसी बोलते हैं. वी कॉल दैट एज वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट. ठीक है, वैलेंसी, कोवैलेंसी नहीं, वैलेंसी बोलते हैं. कोवैलेंसी अलग चीज है, वो मैं बताऊंगा. कोवैलेंसी अलग चीज है, ये वैलेंसी है. तो अगर मैं बात करूं सोडियम की वैलेंसी क्या है या ग्रुप 1 की वैलेंसी क्या है, तो 1. वैलेंसी इज नेवर पुट विद अ चार्ज. ठीक है, वैलेंसी के अंदर हम खाली इतना देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज, गेन या शेयर कर रहा है टू अचीव इट्स ऑक्टेट. तो ग्रुप 1 इज वैलेंसी इज 1, ग्रुप 2 वैलेंसी इज 2, ग्रुप 13 वैलेंसी इज 3. यस, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं. ग्रुप 4 दे शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स. ग्रुप 14 सॉरी, दे शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंसी इज 4. लेकिन जैसे ही आप ग्रुप 15 पे आते हो तो देखो वापस डिक्रीज हो जाता है, इट बिकम्स 3. फिर ग्रुप 16 पे 2, फिर ग्रुप 17 पे 1. सो 1 2 3 4 तक बढ़ती है वैलेंसी पीरियोडिक टेबल में, और 4 के बाद वापस डिक्रीज होती है. और वैलेंसी ऑफ ग्रुप 18 अगर आपसे कोई पूछ ले, दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन, वैलेंसी ऑफ ग्रुप 18 अगर आपसे कोई पूछ ले तो ग्रुप 18 का वैलेंसी होता है 0. दे हैव ऑलरेडी अचीव देयर ऑक्टेट. यस, सो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है. ग्रुप 18 जो है उसका वैलेंसी 0 होता है. करेक्ट? पक्का? 100% लिखा ये पॉइंट. चलो आगे बढ़ो फिर. सेकेंड प्रॉपर्टी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ऑब्जर्व करो, कुछ चीज ऑब्जर्व करो. यहां पर टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था. एक ग्रुप के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको दिख रहा है इंक्रीज ही हो रहा है. यू आर एबल टू सी देयर इज इंक्रीज ओनली, बट वो इंक्रीज जो है वो रेगुलर नहीं है. द इंक्रीज इज नॉट रेगुलर.
दिख रहा है ना? नाइट्रोजन से फास्फोरस लार्ज इंक्रीज, 70 से 110, ऑलमोस्ट 40 पिकोमीटर्स का डिफरेंस। फिर 110 से 121, ओनली 11 पिकोमीटर्स। फिर वापस से काफी इंक्रीज हुआ, यहां पर आपको दिखेगा 20 पिकोमीटर्स का डिफरेंस, और फिर आपको दिखेगा सिर्फ 7 पिकोमीटर का डिफरेंस। सो आर यू एबल टू सी? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ऊपर वाला 70 पिकोमीटर्स है, उसके नीचे वाला 110 है, तो उसके आगे वाला कम से कम 170 होना चाहिए था या 160 होना चाहिए था। दैट शुड हैव बीन, यू वर एक्सपेक्टिंग दैट। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध चला गया ये। क्यों गया? सिंपल सा रीजन व्हाई देयर इज नॉट अ रेगुलर इंक्रीज, बिकॉज ऑफ पहला पॉइंट, filling of D and F subshell electrons as we go down the group. And due to that filling of D and F subshell, there is poor shielding, जिसकी वजह से आपका Z effective जो है it slightly increases. Z effective डिक्रीज होना चाहिए था, बट वो स्लाइटली आपकी उम्मीदों से थोड़ा सा ज्यादा आता है, हो डिक्रीज ही रहा है। अगर आप वैल्यू देखोगे तो नाइट्रोजन का Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ, होगा डिक्रीज ही। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एंटीमनी का Z इफेक्टिव टू बी 10 न्यूटन, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 11 न्यूटन आ जाएगा या 12 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनो ये चीज जो मैं यहां लिख रहा हूं। आप बहुत सारे कीवर्ड्स पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये प्रॉब्लम है। you will see lots and lots of keywords, बट कौन सा कीवर्ड कहां पर यूज करना है वो आपको पहचानना पड़ेगा। एटॉमिक रेडियस में अगर आप इनर्ट पेयर इफेक्ट लिख रहे हो तो आप बेवकूफ हो भाई। एटॉमिक रेडियस और इनर्ट पेयर इफेक्ट का कहीं पे भी कोई रिलेशन नहीं है। Atomic radius is the distance between the center of the nucleus to the valence shell. Where does inert pair effect come from here? Right? Inert pair effect is only when we talk about the oxidation states. It is never for an atomic radii. तो एटॉमिक रेडियस आते ही आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, ये चीज। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो जितनी भी एटॉमिक प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स आप पढ़ोगे उसके अंदर यही कीवर्ड होगा, यही कीवर्ड मिलेगा आपको। एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स के अंदर यही कीवर्ड मिलेगा। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है, श्योर है ये चीज? सो प्लीज मेक श्योर दैट जो मैं चीज यहां पर बता रहा हूं उस चीज को 100% बढ़िया से परफेक्टली लिख डालो। अब मेरे उन दोस्तों के लिए, उन बच्चों के लिए जो लोग चैप्टर पढ़ के आए हैं, उनके लिए यहां पर मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं। आई एम गिविंग द क्वेश्चन साइड बाय साइड। यहां से क्वेश्चन आएगा दैट on moving down in group 15 elements, on moving down in group 15 elements, atomic radii increases largely from nitrogen to phosphorus, but there is small increase from phosphorus to bismuth. ठीक है, रीजन मैंने आपको अभी दिया था वो आप खुद लिखेंगे अब, इसीलिए मैंने स्क्रीन को क्लियर किया एंड क्वेश्चन दिया। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू कीप राइटिंग डाउन। सर बता रहे हैं क्वेश्चन लिखो, फिर बाद में 3 लाइन वहां पर छोड़ दो, उस आंसर को कंप्लीट करने की कोशिश करो। करेक्ट? लिखा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट ट्रेंड जो हम देखेंगे वो है आयनाइजेशन एनर्जी। अगेन यहां पर इस आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर हैशटैग स्टार लगाओ। why there is a hashtag star over here? Because you can see that
on moving from left to right there is an exception over here, ठीक है। और वहीं से क्वेश्चन आएगा, देखो जहां पर एक्सेप्शन आ गया वहीं से क्वेश्चन आएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे सबसे पहले जनरल ट्रेंड बताओ मुझे, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, यस, लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो अगर मैं कंपेयर करूं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, अगर मैं ये कंपेयर करूं, दिस इज द क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन, compare or arrange these elements in increasing order of their ionization energy, increasing order। तो आप देखोगे कार्बन इज द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो आप लिखोगे सर कार्बन का सबसे कम, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, लिखोगे ना। और यहीं पे आप थोड़ा सा गड़बड़ कर जाओगे। देखो क्या गड़बड़ कर दिया आपने, आप भूल जाते हो कि सर ने आपको एक सुपर ट्रिक दिया हुआ है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। तो सर अगर आपकी ये सुपर ट्रिक से ये क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उस हिसाब से तो मेरा आंसर सही है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस सबसे कम है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, तो उस हिसाब से आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ये आना चाहिए। लेकिन आप भूल जाते हो कि सर ने क्लास में जब आपको ये चीज पढ़ाई थी तो आपको सर ने ये चीज बोली थी कि आयोनाइजेशन एनर्जी इन जनरल हैज दिस सुपर ट्रिक, लेकिन कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है दैट मोस्टली डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी है energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. Yes, this is what you need to realize. The definition says कितना एनर्जी हमें चाहिए एक एलिमेंट के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने की। तो आप यहां पर भूल जाते हो कि ये NH2NP2 है, ये NH2NP3 है, ये NH2NP4 है और ये NH2NP5 है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये है। तो आप यहां पर देखोगे कि नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल जो है वो यहां पर हाफ फिल्ड है, दिस इज हाफ फिल्ड। और कहीं पे भी अगर ऑर्बिटल में हाफ फिलिंग या कंप्लीट फिलिंग आ जाती है तो वो ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, इट बिकम्स मोर स्टेबल। तो यहां से क्वेश्चन पता है कैसा आएगा, या तो एक तो क्वेश्चन ये आएगा आपको एलिमेंट देगा और बोलेगा अरेंज करो, या फिर वो क्वेश्चन करेगा why the ionization energy of group 16 is lesser than group 15 elements, why the ionization energy of group 16 is lesser than group 15 elements, correct hai? So that is because of half filled p orbital. This is the key word over here, half filled p subshell, orbital नहीं, half filled p subshell, half filled p subshell। बस ये वन मार्कर क्वेश्चन और ऐसे ही लिख के आना है, ड्यू टू हाफ फिल्ड p subshell, खत्म। इसके अलावा अगर एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी अगर आपने लिखा you might lose your marks rather than getting some marks. This is what you have to write down if this trend is asked, और आएगा, अगर आएगा एटॉमिक प्रॉपर्टीज में से तो इसी पार्ट में से क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल ट्रेंड है। इज दैट ओके? परफेक्ट है, कोई दिक्कत है? 100% है। चलो आगे बढ़ो। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम कोई दिक्कत नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, होना चाहिए था ना। तो यहां पर डिक्रीज ही दिखेगा, लेकिन नाइट्रोजन से फॉस्फोरस यू विल सी अ लार्ज डिक्रीज, एंड फॉस्फोरस से बिस्मथ यू विल सी अ स्मॉल डिक्रीज। रीजन एटॉमिक रेडियाई वाले पार्ट में दे चुका हूं, ड्यू टू फिलिंग ऑफ DNF सबशेल द एक्सपेक्टेड Z इफेक्टिव is more, right? The expected Z effective is more. Therefore, this trend, large decrease from nitrogen to phosphorus, but a small decrease from phosphorus to bismuth. लिखा? सबने लिख लिया?
100%। चलो बढ़िया, आगे बढ़ो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनर्जी रिलीज्ड, राइट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। तो यहां पर अगेन लेफ्ट टू राइट जाने पे ही प्रॉब्लम है, लेफ्ट टू राइट जाने पे ही प्रॉब्लम है, करेक्ट है। क्या प्रॉब्लम है? यही, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब अगर आप देखो वापस से NH2NP2 है ये, तो क्या ये NP3 पे जाना चाहेगा? बिल्कुल जाना चाहेगा, इट वांट्स टू गो, हाफ फील्ड मिलेगा उसको। लेकिन ये NH2NP3 है, तो क्या ये NP4 पे जाना चाहेगा आसानी से? नहीं, वो ऑलरेडी हाफ फील्ड है भाई। तो जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में ट्रेंड में प्रॉब्लम था ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में, वैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में प्रॉब्लम है ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15। ग्रुप 14 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी should have been lesser than group 15. This is what we were expecting. बट ये ट्रेंड ना होते हुए उल्टा ट्रेंड है। ग्रुप 14 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव देन ग्रुप 15। रीजन वही है, बिकॉज ऑफ द हाफ फिल्ड पी सबशेल ऑफ ग्रुप 15। करेक्ट है, श्योर है ये चीज, 100% बढ़िया है, पक्का है, क्लियर हुआ है सबको, बहुत बढ़िया। डाउन द ग्रुप कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे नेगेटिव होना चाहिए था, बिस्मथ का सबसे कम नेगेटिव होना चाहिए था, वो है, ठीक है। नाइट्रोजन इज हैविंग द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू एंड बिस्मथ इज हैविंग द लीस्ट नेगेटिव वैल्यू, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। सो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द हाईएस्ट, बिस्मथ का इज द लोएस्ट। डन। चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन से बिस्मथ जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी एंड फिर बिस्मथ। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस ट्रेंड। तो अब अगर आप देख पा रहे हो, अगर आपसे कोई एटॉमिक प्रॉपर्टीज के अंदर से क्वेश्चन बनाने के लिए बोले, तो आपको दिख रहा है ना सर, दो ही तो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, या तो एटॉमिक रेडियस वाले पार्ट में से बनेगा या आयनाइजेशन एनर्जी वाले पार्ट में से बनेगा, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी मैं बोलूंगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसका रीजन बताता हूं। बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो ट्रेंड में एक्सेप्शन है ना, वो आपका क्लास 11th के साथ रिलेटेड है, कार्बन फैमिली के साथ। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी वाला जो ट्रेंड है ना, वो इस साल आप दोनों ग्रुप्स जो है वो आप इस साल पढ़ने वाले हो, इसलिए ज्यादा चांसेस उसके आने के हैं। इज दैट ओके? परफेक्ट है, 100%। चलो, let's celebrate the atomic properties if they are clear. Let's celebrate those. चलो जल्दी से celebration symbol, come on, give me, जिनको भी ये पार्ट क्लियर हो चुका है जल्दी से बताइए। परफेक्ट है ना, गुड है ना। तो ये है छोटी छोटी चीजें, मैं आज ही वीडियोस अपलोड कर डालने वाला हूं। इस पार्ट तक के वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, वो पूरा का पूरा कवर हो चुका है। इसके बाद वाले पार्ट का देख के आइएगा, कवर करके आइएगा। शायद आज हम लोग कंपाउंड्स तक पहुंच ही जाएंगे, बट कंपाउंड्स का कुछ कुछ पोर्शन अगर रह जा रहा है तो वो आप फटाफट से वहां से देख लीजिएगा। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। बहुत सिंपल है, मैं पॉइंट्स ले आता हूं सारे के सारे और फिर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, the important points coming from here. All the elements in this group are polyatomic except nitrogen, which is diatomic. यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। वो ऐसा क्वेश्चन करेगा, the question will be that nitrogen exists as diatomic molecule, whereas rest of the elements they exist as tetraatomic. They exist as टेट्राएटॉमिक, P4, Sb4, AS4 ऐसे जाता है, ठीक है। और इसके अलावा बिस्मथ जो है वो भी मोनो एटॉमिक होता है, बिस्मथ जो है वो मोनो एटॉमिक, Bi ऐसे ही एग्जिस्ट करता है वो, बिकॉज इट्स मेटालिक इन नेचर, ठीक है। लेकिन वो मेरे इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये
कि भाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक whereas रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दे एग्जिस्ट एज टेट्रा एटॉमिक. वर्ड लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पहली बार जब ये वर्ड देखोगे तो डर जाओगे. तो एग्जाम में आपका कम से कम ये तीसरी चौथी बार देखने वाला वर्ड होना चाहिए, बिकॉज एक बार आप मेरे साथ लिख रहे हो, एक बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे, और तीसरी बार आप जब क्वेश्चंस मेरे साथ करोगे तब भी ये वर्ड आएगा. चौथी बार आपका जो है बोर्ड में देखने को मिलना चाहिए. वहां पर एक ही स्मॉल आंसर है इस चीज का, वेरी वेरी स्मॉल आंसर टू दिस, दैट नाइट्रोजन हैज द कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग पी पाई बॉन्ड. ठीक है, पी पाई बॉन्ड. बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल्स जो है वो साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं. दे कैन हैव साइड वाइज ओवरलैपिंग. लेकिन फॉस्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक की बात करूं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करूं, तो इनका साइज इतना इंक्रीज हो चुका है, साइज इंक्रीज होने की वजह से इनका p ऑर्बिटल का साइड वाइज ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होता. So these people cannot form p-pi bond. They are not able to form p-pi bond. That's the reason इनके 4 एटम्स एक साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग करके रहते हैं और इसके 2 एटम्स एक साथ रहते हैं, p-pi बॉन्ड बनाते हैं. सो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन आपने देखा होगा, बट फॉस्फोरस ट्रिपल बॉन्ड फॉस्फोरस कभी नहीं देखोगे. करेक्ट. फॉस्फोरस जो है वो p4 इस तरह से एग्जिस्ट करता है, p4 ऐसे एग्जिस्ट करता है, वो सिंगल 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 बॉन्ड होता है. इज दैट ओके? परफेक्ट है, 100% है. ये पॉइंट लिखा, पॉइंट नंबर 1 यहां से क्वेश्चन बनेगा, बता दिया मैंने. अगेन पॉइंट नंबर 2, नाइट्रोजन इज गैस एलिमेंटल फॉर्म whereas others are solids. अब इसका रीजन कैसे लिखोगे? देखो, आप सबसे पहले ये जो ऊपर जो आंसर में लिखा हुआ है ना, पॉइंट लिखा हुआ है, वो तो वैसे का वैसे लिखोगे. यू विल राइट इट डाउन दैट वे ओनली कि नाइट्रोजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म p-pi बॉन्ड, जिसकी वजह से इस सेकंड पॉइंट का क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं मैं, व्हाई नाइट्रोजन इज अ गैस whereas rest are solids. तो पॉइंट नंबर 1 इस आंसर का ये ऊपर ही है. नाइट्रोजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म p-pi बॉन्ड, ड्यू टू विच पॉइंट नंबर 2 यहां पर लिखोगे, इट एग्जिस्ट एज diatomic molecule. And point number 3, this is the most important point of this question. Point number 3, ये keywords हैं, p-pi bond in nitrogen, due to which diatomic molecule, therefore the van der Waal forces are weak in nitrogen molecule. Hence that exists as gas, whereas rest of the elements, they are bigger molecules. Bigger molecules matlab more the van der Waal forces, higher will be the melting and boiling point. That is why they exist as solids. Mahir, clear हुआ ये point? Is this clear? पक्का 100%. छोटी सी चीज है, बस छोटी सी चीज, लेकिन तंग बहुत करेगी आपको. It's going to disturb you a lot. So please make sure कि आप इस पॉइंट को अच्छे से बढ़िया से समझ लें. ठीक है. टॉकिंग अबाउट डेंसिटी के ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है. वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेकिन हमने देखा डाउन द ग्रुप वॉल्यूम का इंक्रीज को इतना खास नहीं है. अभी देखा ना, एटॉमिक रेडियाई का इंक्रीज देखा ना, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तो बहुत लार्ज है, लेकिन उसके अलावा तो बहुत स्मॉल इंक्रीज है. लेकिन उसके सामने जो एटॉमिक मास बढ़ता है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ता है. सो डेंसिटी के इफेक्ट के लिए आप वॉल्यूम के इफेक्ट को नेग्लिजिबल बना दोगे और मास के इफेक्ट के साथ देखोगे तो मास बढ़ने पे डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती है. सो नाइट्रोजन से बिस्मथ, डेंसिटी इंक्रीजेस. करेक्ट, इजी. फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. उसका ट्रेंड ही इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग
करने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड ही इंपॉर्टेंट है। उस ट्रेंड को कुछ चीजें जैसे कि मैंने आपको बोला आपको याद ही करनी पड़ेंगी, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। मैंने रेगुलर क्लास में फिर भी आई हैव गिवन सम रीजंस फॉर दिस, बट आई वुड से दैट डू नॉट कंसंट्रेट मोर ऑन दोज रीजंस, कंसंट्रेट मोर ऑन द ट्रेंड, क्योंकि अगर आएगा तो एमसीक्यू में ट्रेंड ही आएगा, वरना नहीं आएगा, वरना इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कभी नहीं आता। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, वो मैं आपको बता चुका हूँ, नाइट्रोजन से बिस्मथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द वैन डर वाल्स फोर्सेस, राइट, इंक्रीज इन द वैन डर वाल्स फोर्सेस। डन, क्लियर है? सो विद दिस गुड नोट आपका चौथा पड़ाव जो है, चौथा नहीं, हाँ चौथा पड़ाव जो है वो क्लियर हो चुका है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। डन है, 100% इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल सकते हैं। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पड़ाव। यस, विल टेक जस्ट 2 minutes ऑफ ब्रेक ओवर हियर, 2 minutes। ठीक है, वो 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, आपको फ्रेश होना है, थोड़ा स्ट्रेच कर लो बॉडी को, बिकॉज लंबा क्लास हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सो जस्ट 2 minutes ऑफ ब्रेक, switch off your cameras, go off screen and take that break. All right, students, let's get back. So the next topic on your screen, the next padav, which is the most important padav, मैंने आपको बोला था, and that was nothing but the chemical properties. Yes. अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से अमेजिंग तरीके से समझ लो। अगर आपको एक ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना है तो आपको सिर्फ उसकी 2 चीजों के बारे में समझना जरूरी है। ओनली द 2 things which you have to understand। अगर वो समझ में आ गई ना तो केमिकल प्रॉपर्टीज का काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। Those 2 things, the first thing is which we have already done, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है जो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नॉलेज देता है ना। और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नॉलेज से आपको एक चीज मिलती है, दैट इज नथिंग बट यू कम टू नो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। यस, यू कम टू नो दैट। और ये कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है, दैट इज योर बेसिकली पॉइंट नंबर 2, जिसको मैं बोलता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट। So these are the 2 things which you need to clear in your mind कि नाइट्रोजन ग्रुप की अगर बात हो रही है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जब वो कंपाउंड बनाएंगे, ये एलिमेंट्स जब कंपाउंड्स बनाएंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आगे की कहानी इतनी आसान लगेगी आपको, इतनी आसान लगेगी कि आप बोलोगे कि सर वाह, क्या सिंपल, एकदम पपलू हो गया ये तो। Right? So let's basically simply try and tell you oxidation state of these elements, right? और मेरे को कुछ बच्चे ऑलरेडी आंसर्स दे रहे हैं चिट चैट बॉक्स के अंदर, बहुत बढ़िया। अब ऐसे आंसर्स दो। Why? Because the more you give the answers, the more you're going to remember it in your exams. तो ऑक्सीडेशन स्टेट का पहले मैं डेफिनेशन ले आता हूं, जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है, कोई नहीं पूछेगा आपको, nobody is going to ask you this, so don't concentrate। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझने की या लिखने की कोई जरूरत नहीं है। nobody is going to ask you define oxidation state, but आपको ये चीज पता होनी चाहिए, that ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी एक एलिमेंटल फॉर्म में नहीं डिफाइन किया जाता। ये तभी डिफाइन किया जाता है जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है। मैं अगर आपसे बोलूं कि क्या Cl का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है? नहीं है। लेकिन क्या Cl का NaCl के अंदर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अब वो कंबाइंड स्टेट में चला गया है, अब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। तो यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखना है वो पॉइंट लिखिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो आपको 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकते हैं। एक
ये लोग आपको नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, और दूसरा ये लोग आपको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं. द सिंपल थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज एक एलिमेंट कभी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तभी दिखाएगा जब वो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है. If chlorine is attached to fluorine, if chlorine is attached to fluorine, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है? तो क्लोरीन उस स्टेज में नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाएगा. तो अगर किसी ने भी ClF में इसका -1 लिख दिया तो वो सबसे बड़ा फूल है, ये समझ लो. Cl was lesser electronegative, तो Cl की यहां पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं आएगी, जो भी होगी वो पॉजिटिव होगी. वो क्या होगी ग्रुप 17 में पढ़ेंगे हम लोग, बट यहां पर हम लोग ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं. तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बस ये चीज ध्यान रखना है कि जब इनसे लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इनके साथ बॉन्ड करने आता है तो ये लोग अपनी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं. और वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? दैट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेसिकली नथिंग बट, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भाई ये जो ऑक्सीडेशन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर से आपको दिखता है ना NS2 NP3, इसके पास कितने वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 3. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयरिंग में डालता है, और जो कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट इज बॉन्डेड टू अ लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो मतलब ये लोग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए ना. माई डू यू एग्री विद मी और नॉट? यस. तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए तो अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को, पेयर्स को अपनी तरफ खींचेंगे. इन दैट केस देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी -3. क्या होगा? -3. परफेक्ट है. पहला पॉइंट क्लियर किया. द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. पी ब्लॉक के अंदर दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. पॉइंट नंबर 2, negative oxidation state will only be seen when the element is bonded to a lesser electronegative atom. करेक्ट है, सिंपल है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है. जो भी दिक्कत आएगी वो आएगी जब हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करेंगे, when we will talk about the positive oxidation states. So please concentrate over here. तो पॉइंट नंबर 3, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देख रहे हैं. ये कब दिखेगा? ये तभी दिखेगा व्हेन द एलिमेंट इज बॉन्डेड टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. अब इसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है, सो इसलिए ध्यान दीजिएगा. कंसंट्रेट ओवर हियर. मुझे दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP3 दिख रहा है. अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहूं तो क्या ये ऑर्बिटल डायग्राम ऐसा कुछ दिखेगा? प्लीज मेरे साथ एग्री करिएगा. 1 2 and 3. This is your NS2, this is your NP3. Do you agree with me or not? Yes, ऐसा ही दिखेगा ना. अब अगर इन एलिमेंट से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्ड करने आया इनके साथ, तो वो बॉन्ड तो करेगा, वो यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, लेकिन ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तीनों के तीनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इनसे खींचेगा. डू यू एग्री विद दिस और नॉट? Because that's more electronegative, it is going to pull these shared pair of electrons, and if it is going to pull, तो +1 यहां से निकलेगा, +2 यहां से निकलेगा और +3 यहां से निकलेगा. एग्री करते हो? तो आपको यहां पर बेसिकली जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पहला पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो मिलेगा वो है आपका बेसिकली +3. ये लिखो पहले. पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो इन एलिमेंट्स का आपको दिखेगा वो है +3. करेक्ट है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं था, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं. बट इसके अलावा एक और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इनका दिखता है, और मैं वो एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर ही दूंगा. 16th और 17th ग्रुप में वो आप खुद सोचोगे. करेक्ट. एक्सप्लेनेशन देखो. नाइट्रोजन को छोड़ते हुए फॉस्फोरस ऑनवर्ड्स कोई भी एलिमेंट उठाओ, फॉस्फोरस उठाओ, आर्सेनिक उठाओ,
एंटीमनी उठाओ, बिस्मथ उठाओ, कोई भी उठाओ, उनके वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो फास्फोरस है 3s2 3p3, यस और नो। आर्सेनिक की जब मैं बात करूंगा तो वो है 4s2 4p3, करेक्ट है। इसके नीचे एंटीमनी की जब मैं बात करूंगा तो वो है 5s2 5p3, यस और नो। और बिस्मथ की बात करूंगा तो वो है 6s2 6p3। इनके आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन की बात की है मैंने। सब लोग एग्री करते हैं यहाँ पर? एवरीवन इज देयर विद मी? एवरीवन इज इन द एग्रीमेंट? यस और नो? यस और नो? गिव मी अ थम्स अप जल्दी से, फटाफट से। एग्री? एग्रीड? लेकिन देखो, नाइट्रोजन के अंदर जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन था उसको मैं अलग कलर से लिखता हूं, दैट वाज 2s2 2p3 था ना। क्या यहाँ पर 2d अवेलेबल होता है? कभी भी नहीं होता है। देयर इज नथिंग लाइक 2d, राइट? सेकंड शेल के अंदर दो ही सब शेल्स हो सकती हैं, वो है 2s और 2p, सो देयर इज नो 2d ओवर हियर। बट नाइट्रोजन को छोड़ते हुए इनके अलावा सारे एलिमेंट्स की जब मैं बात करूंगा तो 3d अवेलेबल होता है, यस होता है। 4d अवेलेबल होता है, यस होता है। 5d अवेलेबल होता है, यस बिल्कुल होता है। 6d अवेलेबल होता है, यस बिल्कुल होता है। तो आप देख पा रहे हो यहां पर कि इन एलिमेंट्स के अंदर आपके वैलेंस शेल जो है वो 3s 3p है, 4s 4p है, 5s 5p, 6s 6p है, लेकिन उसके साथ साथ इनके अलावा d ऑर्बिटल का क्या, वेकेंट d ऑर्बिटल्स का प्रेजेंस है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स, यस। दैट्स द पॉइंट व्हिच यू नीड टू नोट डाउन, that apart from the first member of the family, बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो बच्चे पूछते हैं सर इससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद दिस? यस, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। कंसंट्रेट ऑन द स्क्रीन नाउ। पॉइंट नंबर 3 के अंदर ये है, स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूं नाउ, कंसंट्रेट ओवर हियर। मैंने बोला फास्फोरस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3, बट 3d भी प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहूं तो क्या वो कुछ ऐसा दिखेगा मेरे प्यारे दोस्तों? क्या वो कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर 3d के प्रेजेंस की वजह से मेरे को यहाँ पर एक वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट सबशेल मिल रहा है? यस, दिस इज 3s वाला, दिस इज 3p वाला, दिस इज 3d वाला। अब जब मैं बात करता हूं ग्राउंड स्टेट के अंदर तो मुझे दिख रहा है कि फास्फोरस के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स ही पेयर हो सकते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर इनके साथ बॉन्ड करने आता है तो 3 इलेक्ट्रॉन ही पेयर हो सकते हैं जब मैं ग्राउंड स्टेट की बात करता हूं। बट सिंस द एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो फास्फोरस के अराउंड ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है कि वो फास्फोरस को बहुत अनस्टेबल बना देता है, और उस अनस्टेबल होने की वजह से फास्फोरस इज फोर्स्ड टू गो इनटू इट्स एक्साइटेड स्टेट, जहां पर फास्फोरस का 3s2 वाला जो पेयर है वो पूरा का पूरा पेयर जो है वो खुल जाता है, और वो पेयर खुल के एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है डी के अंदर। तो अब आपका ऑर्बिटल डायग्राम ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर 3p में, एक s में और एक d में मिलेगा। तो यहां पर वो दिखा रहा था +3 स्टेट, लेकिन यहां पर वो दिखाएगा +5 स्टेट। डू यू एग्री? यस, 1 2 3 4 and 5 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगा। एग्री करते हो? चिन्मय, माहिर, डू यू गेट दिस? चाणक्य, डू यू गेट दिस? यस। Where is that third person? He's already left the class. See, this is what is the commitment to the basically the teacher. उसका चैप्टर हुआ नहीं हुआ था, फिर भी वो क्लास छोड़ के चला गया। वेरी नाइस, गुड। तो ये चीज बहुत ध्यान रखनी है आपको। एक्साइटेड स्टेट के अंदर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखेगा? +5 दिखेगा। कब दिखेगा? जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड है। बट देयर इज अ कैच ओवर हियर, प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज अ कैच ओवर हियर। व्हाट इज द कैच?
देखो मेरी पेस आप देख रहे हो काफी स्लो हो गई है पढ़ाने की, क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझ में आएगा तो आगे की कहानी एकदम क्लियर है, फिर मैं पेस बहुत फास्ट कर दूंगा। अब यहां पर ये देखा गया कि फास्फोरस जो है वो जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड करता है तो PCl5 बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें फास्फोरस इज +5। ऐसे ही जब आर्सेनिक क्लोरीन के साथ बॉन्ड करता है तो AsCl5 बनाता है। ऐसे ही जब एंटीमनी बॉन्ड करता है तो SbCl5 बनाता है। ऐसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिस्मथ भी Cl5 बनाएगा, लेकिन बिस्मथ जो है वो Cl3 के बाद Cl5 जो है वो बना नहीं पाता, और अगर वो बनाता भी है तो बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वापस BiCl3 पे आ जाएगा। इज दैट क्लियर? करेक्ट है? हाँ। किसी ने क्वेश्चन पूछा व्हेन विल इट गो टू इट्स एक्साइटेड स्टेट? व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कमिंग टू बॉन्ड विद इट। जैसे कि फास्फोरस के साथ क्लोरीन बॉन्ड करने आ रहा है, तो वो क्लोरीन जब बॉन्ड करने आ रहा है तो वो क्लोरीन जो है वो फास्फोरस को फोर्स करेगा एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए। तो आप यहां पर देखो, ये +5 दिखा रहा था, ये +5 दिखा रहा था, ये भी +5 दिखा रहा था, लेकिन ये +3 पे ही रुक गया, ये +5 नहीं दिखा पा रहा। बिस्मथ इज नॉट एबल टू शो +5। तो यहां पर सबसे पहले एक पॉइंट लिखो कि भाई 15th ग्रुप का अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहा हूं मैं, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। दूसरा पॉइंट यहां पर लिखो कि 15th ग्रुप के अंदर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। तीसरा पॉइंट आप लिखो 15th ग्रुप में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। स्मॉल पॉइंट्स, ये जब पॉइंट्स के फॉर्म में आप लिखोगे और नोट बना के वहां पर हाइलाइटर डाल दोगे तो आपको दिख जाएगा कि सर ने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंटली अच्छे से बढ़िया से समझाया है कि ये ही पॉइंट्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस निकलेंगे, जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे। सो प्लीज do not take this topic very lightly. Is that okay? और सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट जो लिखोगे कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हमको इस ग्रुप की दिखती हैं, दैट इज -3 +3 एंड +5। -3 कब दिखेगा? व्हेन बॉन्डिंग विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। +3 +5 कब दिखेगा? व्हेन बॉन्डिंग विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फिर उसके बाद ये पॉइंट लिखो +5 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस एंड +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। अब ऐसा क्यों हुआ? व्हाई डिड दिस हैपन? तो इस पूरे उसका 3 वर्ड में आंसर है, 3 मैजिकल वर्ड्स which are not I love you. The 3 magical words are inert pair effect. क्या है नाम वो? inert pair effect। ठीक है, तो पहले तो -3 +3 +5 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कब कौन सी दिखेगी वो मैं आपको दिखा दिया। सो द इफेक्ट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट किस चिड़िया का नाम है? कोई भी कहीं पे भी आपको किसी भी बुक में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, जस्ट लिख देते हैं वो लोग। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले वापस रिकॉल करवाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मनजोत सर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि डाउन द ग्रुप डी एंड एफ सबशेल भरते हैं ना, वो डी एंड एफ सबशेल भरने की वजह से जेड इफेक्टिव में जो आप डिक्रीज सोच रहे थे, आपकी एक्सपेक्टेशन से डिक्रीज कम होगा ना? होगा कि नहीं होगा? आप सोच रहे थे बिस्मथ के अंदर जेड इफेक्टिव 10 न्यूटन होना चाहिए था, बट वो 12 न्यूटन होगा, थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग बाय दीज टू ऑर्बिटल्स। पुअर शील्डिंग बाय दीज टू ऑर्बिटल्स। एग्री करते हो? डू यू एग्री विद मी और नॉट? यस। तो ये पुअर शील्डिंग की वजह से होता क्या है? व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस पुअर शील्डिंग? ये पुअर शील्डिंग की वजह से डाउन द ग्रुप जाने पे ये जो वैलेंस शेल है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इस वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस का जो होल्ड है, न्यूक्लियस होल्ड ऑन वैलेंस शेल increases. Now due to that increase
of the hold, what happens due to the increase of the hold on the valence shell, आपका जो वैलेंस शेल का ns के इलेक्ट्रॉन्स हैं, द इलेक्ट्रॉन्स इन द ns ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2। यही तो ओपन अप होके किस में जा रहे थे? nd वाले ऑर्बिटल में जा रहे थे ना, यही तो ओपन अप होके जा रहे थे, तभी तो वो +5 दिखा पा रहा था। तो हुआ यूं कि ड्यू टू द इंक्रीज in the hold of valence shell by the nucleus because of poor shielding by d and f subshell, ये पूरा का पूरा जो ns का जो पेयर है ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो पूरा का पूरा इनर्ट हो जाता है टुवर्ड्स द केमिकल बॉन्डिंग, and that is why the effect is named as inert pair effect. पेयर क्यों आया? बिकॉज ये पूरा पेयर इनर्ट हो रहा है, राइट? सिंपल है, इजी है। गिव मी थम्स अप टिल हियर इफ यू हैव अंडरस्टूड। जल्दी। सो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये डेफिनेशन है इनर्ट पेयर इफेक्ट की आपकी स्क्रीन पे मैंने आपको समझा दिया है। ओनली आई हैव पुट इट इनटू द टेक्निकल लैंग्वेज, ताकि आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए दैट ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, the tendency to show highest oxidation state in p block elements decreases by 2 units. Why is that so? Because of the reluctance of ns orbitals, reluctance of ns orbital electrons to take part in the chemical reaction or chemical bonding, because of which this thing happens. और ये क्यों हो रहा है? Because of decrease in force of repulsion and increase in effective nuclear charge on the valence shell. करेक्ट है? Yes, do you agree? परफेक्ट है, इजी है। अब यहां से क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 1 जो आपको यहां पर ध्यान देना है कि सर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता करें? एक पी ब्लॉक ग्रुप के अंदर कैसे पता करें उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज यू एड द ns इलेक्ट्रॉन एंड np इलेक्ट्रॉन्स। देखो, ns के 2, np के 3 ऐड करो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 दिखेगा। ऐसे ही जब आप 16th ग्रुप में जाओगे तो ns to np 4 हो जाएगा, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगा, ओ +6 हो जाएगा, सॉरी 4 + 2 + 6, राइट? ऐसे जब आप 17th ग्रुप में जाओगे ns to np 5 हो जाएगा, वहां पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखेगा? +7 दिखेगा। लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 2 यूनिट से डिक्रीज हो जाता है, राइट? इट डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इनर्टनेस ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स, पूरा का पूरा पेयर जो है वो इनर्ट हो जाता है। एग्री? डू यू एग्री विद मी एवरीवन? डू यू एग्री विद मी? यस। सो सबसे पहला पॉइंट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें? एक पी ब्लॉक ग्रुप के अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें? जस्ट ऐड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ns एंड np, you will get the highest oxidation state. Point number 2, questions किस तरीके के आएंगे? How are the questions going to be asked? And this is the most favorite part from the chemical reactivity, favorite part है ये। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप वो ऐसा पूछेगा कि भाई NCl5 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन PCl5 जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर आपका जो कीवर्ड रहेगा वो कीवर्ड में आप बोलोगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स इन phosphorus. Vacant d orbitals, presence of vacant d orbitals in phosphorus, absence of vacant d orbitals in nitrogen. That's the reason nitrogen will never form pentahalides. मैंने एक वर्ड यूज किया, pentahalides। करेक्ट है, सिंपल है, इजी है। चलो पॉइंट नंबर 2 यहां पर देखो। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कैसा आएगा? वो बोलता है कि भाई PCl5 एग्जिस्ट करता है लेकिन BiCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। अब दोनों में d ऑर्बिटल है
लेकिन फिर भी BiCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कीवर्ड रहेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, और उसके आगे आप लिखोगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट बिस्मथ का +3 इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ का +5, राइट? दैट इज द रीजन यू विल सी दैट बिस्मथ ट्राइक्लोराइड बनाएगा, बिस्मथ पेंटाक्लोराइड नहीं बनाएगा। करेक्ट है? अब कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो एक और क्वेश्चन कर सकता है, पता है कैसा? पॉइंट नंबर 3 में वो आपको ऐसा क्वेश्चन करेगा कि BiCl5 एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन BiF5 एग्जिस्ट करता है। BiCl5 नहीं करता, राइट? दीज आर अच्छा नॉट एग्जिस्टिंग वाले मैं एक साइड पे लिखे हैं तो उसको एक साइड पे लिख देता हूं। BiCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्टेंस वाले हैं, ये नॉट एग्जिस्टेंस वाले हैं। तो यहां पर मैंने आपको बोला था कि बच्चे इनर्ट पेयर इफेक्ट जोर तो दे रहा है जिसकी वजह से NS इलेक्ट्रॉन डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट, लेकिन यहां पर फ्लोरीन जो है वो किंग है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव मार्केट का वो किंग है। वो तो जिसके पास जाएगा उसको 100% मैक्सिमम तंग कर डालेगा। सो यहां पर आपका कीवर्ड बनेगा फ्लोरीन ड्यू टू फ्लोरीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस विल बी द रीजन, due to fluorine's electronegativity which is the highest in the periodic table, therefore inert pair effect यहां पर लागू नहीं होगा, right? There will be no effect of inert pair effect over here because fluorine is the most electronegative in the periodic table and hence BiF5 existence is there. Is that clear? Yes. Keywords देख रहे हो? आप देख रहे हो क्या मैंने लाइव क्लास के अंदर ऐसे दिए थे आपको कीवर्ड्स? नहीं, मैंने नहीं दिए थे। मैंने वहां पर ऐसे इस तरीके से नहीं पढ़ाया था। दिस इज नॉट रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास में देखो थ्योरी विद हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर्स आई एम टेलिंग यू। दीज आर द थिंग्स, ये कीवर्ड्स हैं। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ये कीवर्ड्स हैं जो आपको दिखने चाहिए। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है, चलो बहुत बढ़िया। तो दिस इज लाइक the questions which will be asked from the inert pair effect of 15th group. ठीक है, inert pair effect of 15th group। ऐसे ही inert pair effect of 16th group में कुछ और वैरायटी आ जाती है क्वेश्चंस की, वो हम जब वहां जाएंगे तब बात करेंगे। we'll talk about that over there। डन है? क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? 100% क्लियर? अब अगर ये क्लियर हो गया है तो आपको ये चीज क्लियर है, this is going to show -3 +3 and +5. All these elements except nitrogen is going to show all these oxidation states. Yes, but यहां पर एक कैच है, यहां पर एक कैच है। एक कैच क्या है मैं बता दूं आपको। नाइट्रोजन इज एन एक्सेप्शनल एलिमेंट। मैंने आपको बोला था एनॉमलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ईच ग्रुप। नाइट्रोजन जो है वो यहां पर -3 से लेके -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 एंड +5 सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। It shows all the oxidation states from -3 to +5। लेकिन कैच में जरूर ये चीज लिख लेना कि ये जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही दिखा सकता है। नाइट्रोजन जो है वो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 shows with oxygen and few of them with hydrogen। few of them with hydrogen। हाँ, कोई तो मेरे को बोल रहा है, किसी ने ये चीज नोटिस तो की है कि सर +3 तक नहीं होना चाहिए, नाइट्रोजन के पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं।
तो सर वो +5 कैसे दिखा रहा है या +4 कैसे दिखा रहा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों वही तो कैच है यहाँ पर, वही तो मैं आपको बता रहा हूं, एक्सेप्शनल बिहेवियर। कंसंट्रेट ओवर हियर। नाइट्रोजन जब अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड कर देता है तो उसके पास बचता है एक पूरा का पूरा लोन पेयर। अब जब ये लोन पेयर पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह डोनेट करता है तो नाइट्रोजन के ऊपर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये चीज, ये पूरा का पूरा पेयर डोनेट होना चाहिए। तो अगर नाइट्रोजन के पास 3 क्लोरीन है तो क्या ये यहां से NCl5 बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। रीजन? क्योंकि क्लोरीन को तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन बोल रहा है नेक्स्ट क्लोरीन बॉन्ड करने के लिए मुझे तो पूरा का पूरा पेयर डोनेट करना है। और पेयर डोनेट करने के लिए हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसकी वैलेंसी 2 हो, और वो वैलेंसी 2 वाला आदमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? ऑक्सीजन। एंड इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा पेयर ले भी लेगा और अपनी तरफ खींच भी लेगा। तो देखो यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर भी ऑक्सीजन, तो यहां से आ रहे थे +3 और यहां से 2 और खींच लिए तो +2, तो +5 हो गया कि नहीं हो गया? So that's the catch over here. That is the catch over here. This is only and only with oxygen you will see nitrogen can show +5 oxidation state. ठीक है? इसके अलावा ध्यान से सुनो, इसके अलावा आप देखोगे फास्फोरस जो है वो PCl5 बना सकता है। यस, तो फास्फोरस 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन, कितने बॉन्ड बना रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? 5 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? क्या ये कोवैलेंसी, क्या मैं बोल सकता हूं कोवैलेंसी जो है वो 5 की दिख रही है यहां पर? यस, 5 बॉन्ड। कोवैलेंसी क्या होता है? मैक्सिमम बॉन्ड्स जो आपका एलिमेंट बनाता है। तो मैक्सिमम बॉन्ड्स कितने बना रहा है? कितने बना रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? कितने बना रहा है? अरे बोलो भाई, 5 बना रहा है, बना रहा है ना, बना रहा है ना। लेकिन वही चीज जब आप नाइट्रोजन पे देखोगे तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 1, 2, 3, और अगर ये लोन पेयर भी डोनेट कर दे ऑक्सीजन को तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही हो सकती है। ये 5 कोवैलेंसी नहीं, ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, राइट? इट कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ 4 बॉन्ड्स ओनली। और वो जो चौथा बॉन्ड है वो भी वो किसके साथ बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ। तो ये छोटी छोटी चीजें, प्यारी प्यारी चीजें, अगर आपने इनको अपने दिमाग में रख लिया तो बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से आपका ये जो चैप्टर है खत्म भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। करेक्ट? चल, सो कमिंग बैक, आप लोगों के लिए यहां पर एक होमवर्क ये है कि नाइट्रोजन के आपको ये जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इनके कंपाउंड्स बना के लेके आने हैं। मेरे नोट्स में भी मिलेंगे, मेरे वीडियोस में भी मिलेंगे, मैंने ये दिए हुए हैं आपको। बस थोड़ा सा मेहनत करने के लिए मैं मजबूर कर रहा हूं, बिकॉज अब नहीं करोगे तो कब करोगे? अब नहीं करोगे तो कब करोगे? थोड़ा सा सेल्फ रीडिंग करना पड़ेगा आपको। एंड वंस द ऑक्सीडेशन स्टेट पार्ट इज क्लियर, then we can talk about basically the chemical properties, and that is nothing but chemical reactivities. but उससे पहले chemical reactivity में anomalous behavior of nitrogen आता है, जो कि सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं। देख लो, कोई पॉइंट अगर यहां पर मिसिंग हुआ है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हो। देखो, नाइट्रोजन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, समझा दिया मैंने, बिकॉज ऑफ p pi बॉन्डिंग डायटोमिक की तरह एग्जिस्ट करता है, हेंस वीक वैन डर वाल फोर्सेस, दैट इज व्हाई इट इज अ गैस। नाइट्रोजन डज नॉट एग्जिबिट पेंटावैलेंसी, अभी बताया, पेंटावैलेंसी नहीं दिखता है। इट कैन मैक्सिमम शो टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी के ऊपर नहीं जा सकता। बाकी सारे मेंबर्स जो हैं वो दिखा सकते हैं। नाइट्रोजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म p pi बॉन्ड, बताया, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज इसके p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग जो है वो बहुत मस्त होता है, साइडवाइज ओवरलैपिंग, whereas rest of the elements they do not form p pi।
Due to the absence of d orbital in the valence shell, nitrogen cannot form d pi p pi bond. ये d pi p pi bond नहीं बता सकता, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल ये d pi p pi भी बना सकते हैं. Nitrogen can form hydrogen bonds in its compounds, and rest of the members cannot form that hydrogen bond. Yes, perfect है. So this is anomalous behavior of nitrogen, जो मैंने आपको पहले बोला था. Cause मैंने आपको वहां पर बता दिया था, रीजन बता दिया था, बट क्या थी वो प्रॉपर्टीज, वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 15th ग्रुप हमने देखा और उस चीज को हमने शॉर्टलिस्ट कर दिया ऑन योर स्क्रीन राइट अवे. सब लोग हैं क्लास के अंदर, everyone is there in the class. पक्का? Please give me some indication. Yes, पक्का? जोर से हंस दो, जोर से. Laugh out loud. Come on. यहां तक क्लियर हुआ? Laugh out loud. Come on. Quickly. जल्दी से. Good. बढ़िया. So अरे चिन्मय गिर मत जाना हंसते हंसते. नहीं, आराम से. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. ऐसे स्माइल रखो यार, पॉजिटिव स्माइल रखो, चैप्टर्स एकदम क्लियर हो जाएंगे. अच्छा, छठा पॉइंट भी था. नाइट्रोजन फॉर्म्स वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स व्हाइल अदर मेंबर्स फॉर्म ट्राइऑक्साइड्स एंड पेंटॉक्साइड्स ओनली. ठीक है, वो वैरायटी क्या है वो अभी दिखेगी आपको, थोड़ी देर में दिखेगी. यू विल सी दैट. चलो आगे देखो. केमिकल रिएक्टिविटी में 3 रिएक्टिविटीज अपने को पढ़नी है. रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद हैलोजेंस. ऑलराइट. हाइड्रोजन के साथ मैंने आपको बोला था, हाइड्रोजन के साथ ये लोग जो कंपाउंड बनाते हैं उन कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड्स. राइट. ऑक्सीजन के साथ जो ये लोग बनाएंगे उनको हम बोलेंगे ऑक्साइड्स, और हैलोजेंस के साथ जो ये कंपाउंड्स बनाएंगे उनको हम बोलेंगे हैलाइड्स. जिसमें आप देखोगे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू दीज एलिमेंट्स. सिमिलरली halogens are more electronegative compared to these elements. more electronegative. तो ये 2 रिएक्शंस हैं जिनके अंदर आपको +3 और +5 देखने को मिल सकता है. और हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू दीज एलिमेंट्स. तो इस केस के अंदर आपको -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखेगा. इज दैट क्लियर? परफेक्ट है. यस और नो? 100%. आइडिया दे दिया मैंने आपको, एक ब्रीफ आइडिया दे दिया. अब सिंस हमारे पास टाइम की कमी है, 11 बजे तक ही ये लेक्चर, फिर उसके बाद आपके बैक टू बैक और भी लेक्चर्स होंगे. सो आई विल नॉट एक्सटेंड द लेक्चर, बट व्हाट आई विल डू ओवर हियर इज कि आप लोग कल की क्लास में जब आप आएंगे तो एक तो ये केमिकल रिएक्टिविटी वाला पार्ट जो है वो देख के आएंगे. आई विल अपलोड द वीडियोस. Chemical reactivity, reaction with hydrogen, reaction with oxygen, reaction with halogens. It will take time. Right? This part is going to take time. So chemical reactivity वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से देख के आएंगे. और उसके बाद अगर टाइम बचा तो कंपाउंड्स वाले वीडियोस फटाफट से क्विकली ओवरव्यू ले लीजिएगा कंपाउंड्स वाले वीडियोस का. ठीक है, कल की क्लास में हम लोग बहुत क्विकली ये 2 पार्ट को ओवरव्यू करेंगे, and then we will move to 16th, 17th and 18th group. ठीक है, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई वाला, एटॉमिक प्रॉपर्टीज वाला तक जो पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम है, कॉपी डिट्टो पेस्ट जाएगा आपका सारे ग्रुप्स के अंदर. केमिकल रिएक्टिविटी में भी रिएक्शन विद हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है वो डिट्टो कॉपी पेस्ट जाएगा सबके अंदर. खाली एलिमेंट्स चेंज होंगे, बाकी डिट्टो कॉपी पेस्ट. जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हाइड्राइड्स की वो सारी कॉपी पेस्ट जाने वाली है. जो भी होगा वो रिएक्शन विद ऑक्सीजन हैलोजेंस में थोड़ी आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, वो भी कुछ ज्यादा नहीं है, बट वी विल सी दैट टुमारोज क्लास. ठीक है, सो लेट्स मीट अप इन टुमारोज क्लास विद गुड एनर्जी. कल की क्लास में अगेन 9 o'clock. कल का क्लास अगेन 9 to 11 है. अगर खत्म हो जाएगा बहुत अच्छा, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट फ्राइडे जो है वो हम वापस पी ब्लॉक जो बचा होगा वो कंटिन्यू करेंगे, और फिर आगे जो भी चैप्टर है डी ब्लॉक है, फिर उसके बाद तो डी ब्लॉक फिर हम वहां पर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, परफेक्ट है. चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव, एंड प्लीज कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए मेरे को.
है ना, एकदम फुल पावर। बाय बाय।